हे क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और क्या कर रहे हैं हम लोग? फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। एंड यस, इन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम लोगों ने सारे लॉज डिस्कस कर लिए थे पिछले वीडियोस में। एंड आई गेस वो सारे लॉज आपको क्लियर है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी ये कहीं ना कहीं से कट कॉपी पेस्ट वाली थ्योरी थी। मतलब जो अपन एग्जाम में करते हैं ना छपाई दोस्तों की देख देख के, ये कुछ वैसी थ्योरी थी ना। वो छपाई का मतलब सर क्या बोल रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, डाल्टन्स ने क्या छापा? तो अपन को सारे लॉज याद है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिक्स प्रोपोर्शन, याद है? गुड। अब वो दो चीजों के साथ साथ आपको एक बताता हूं बात में, ये एटॉमिक वर्ड कहां से आया? सर एटम से आया। तो क्या आप लोग सब जानते हैं एटम कौन है? क्या हम लोग सब जानते हैं एटम कौन है? इसकी हिस्ट्री क्या है? नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखो, पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि वगैरह हुआ करते थे, जैसे अभी रामायण चल रही है, बहुत ज्यादा अभी क्रेज चल रहा है उसका, तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने बहुत सारे ऋषि मुनि वगैरह थे, कुछ साइंटिस्ट भी थे। जैसे उसमें आई थिंक वाल्मीकि को बताया था, वो बहुत सारे वो हथियार वगैरह बनाते थे। तो अभी अपना जो राइट नाउ इंडिया का जो वो है DRDO, ये सब डिजाइन करता है अपने कौन, हथियार वगैरह। वैसे ही वाल्मीकि अपने DRDO के उस समय हेड थे। तो ये जितने भी पुराने जो ऋषि मुनि वगैरह थे, दे ऑल वर अ टाइप ऑफ साइंटिस्ट, इनको आप ऐसा मानो। ठीक उसी के पैरेलल जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, जो ग्रीक जो लोग हैं, उनमें भी फिलोसोफर्स हुआ करते थे। वो लोग उन्हें फिलोसोफर्स बोलते थे, हम लोग इसे ऋषि मुनि वगैरह बोलते थे, बट इनका काम ऑलमोस्ट सेम था। तो डेमोक्रिटस करके एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम क्या था? डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस। और डेमोक्रिटस के ही पैरेलल हमारे इंडिया में एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कणाद, या कुछ लोग इन्हें कन्नड़ भी कहते हैं, कुछ लोग इन्हें कणाद कहते हैं, हम लोग इसे कणाद कहेंगे। महर्षि कणाद और डेमोक्रिटस, इनका क्या कहना था? इन दोनों का एक ही कहना था। कणाद ने थोड़ा अपने स्पिरिचुअल वे में बोला कि जैसे बोलते ना कण कण में भगवान है, या वो कण कण वाली जो वर्ड आया, ये कण कहां से आया? तो कणाद का ये कहना था, कणाद ने ही कण निकाला। समझो, कणाद के नाम में ही कण है, सो देयरफॉर कण जो वर्ड आया वो कणाद के नाम से आया है ना। हिंदी में कण का मतलब क्या होता है? एक बहुत छोटा सा टुकड़ा। तो कणाद का, महर्षि कणाद का यही कहना था कि जब कभी भी आप किसी भी एक सब्सटेंस को, फॉर एग्जांपल अगर आप इस बोर्ड को तोड़ना चालू करोगे, आप इस मार्कर को तोड़ना चालू करोगे, तो इसको तोड़ते 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 आप एक ऐसे पॉइंट पर आ जाओगे जहां पर आपको एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसे आगे तोड़ना नामुमकिन है, जिसे आगे तोड़ना असंभव है, इम्पॉसिबल है। एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एज कण। इस पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? कण। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो कण इज बेसिकली एन अनडिविजिबल, अनब्रेकेबल, अनडिवाइडेबल पार्टिकल। एंड इस दुनिया में हर चीज कण से बनी है। और ये थोड़ा सा इन्होंने उसको और ऐड कर दिया कि कण कण में भगवान है, कण कण में ईश्वर है, ओम है, या जो भी है, तो उससे सब कुछ बना है। समझ रहे हो बात को? सेम चीज डेमोक्रिटस की भी थी। डेमोक्रिटस ने क्या बोला कि इफ वी कीप ऑन ब्रेकिंग अ मैटर, इफ वी कीप ऑन ब्रेकिंग समथिंग, वी विल गेट अ पार्टिकल विच इज अनडिविजिबल। इन्होंने अपनी ग्रीक लैंग्वेज में बोला, इन्होंने अपनी संस्कृत वगैरह में जो भी बोला होगा। लेकिन कण से ज्यादा अपने जो कण वर्ड है, इस कण से ज्यादा एटम फेमस हुआ। क्यों? क्योंकि डेमोक्रिटस ने इस अनडिविजिबल पार्टिकल को नाम दिया था अटोमियो। क्या नाम दिया था? अटोमियो। व्हाट डज ही मीन्स बाय अटोमियो? अटोमियो में जो ये ए होता है, जब आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे इस ग्रीक वर्ड को, तो ए का मतलब होता है अन, एंड टोमियो मतलब कटेबल, डिवाइडेबल, ब्रेकेबल। समझ में आ रही है बात? सो एक ऐसा पार्टिकल विच इज अनकटेबल। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, जब आप इनिशियल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आप कुछ कुछ जगह पे वर्ड देखेंगे टॉमी, लाइक वेसेक टॉमी। क्लास 10th बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा वेसेक
टॉमी यानी वास्ट डिफरेंस को कट करना, ट्यूबेक्टॉमी फेलोपियन ट्यूब को कट करना। तो जो टॉमी वर्ड आता है ना, ये बायोलॉजी के स्टूडेंट समझते हैं या भी समझेंगे, आप भी समझो, कोई दिक्कत नहीं है नॉलेज लेने में। कट का टॉमियो का मतलब होता है कट, सर्जरी। तो अनकटेबल एक ऐसा पार्टिकल जो अनकटेबल है, और इसी अटोमियो वर्ड से हमारा एटम वर्ड निकल के आया है। क्लियर? लेकिन डेमोक्रिटस और महर्षि कर्नाड को कभी भी एटम की डिस्कवरी का, एटम की थ्योरी का क्रेडिट नहीं दिया जाता, क्योंकि हर चीज रिटर्न फॉर्मेट में होना कंपलसरी है। अगर कोई चीज रिटर्न फॉर्मेट में है तभी उसका एक्सेप्टेशन है। जैसे अपन बोलते ना कि मैडम मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो इसीलिए मैं स्कूल नहीं आया या स्कूल नहीं आई, तो आपके स्कूल के टीचर क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन भेजी थी क्या, लीव भेजी थी क्या? तो अगर आप लिख कर दोगे तो वो एक्सेप्टेबल होगा। तो अपने डेमोक्रिटस और कर्नाड, क्योंकि बहुत पुराने, लगभग 392 बीसी के आसपास की बात है, बहुत पुरानी बात है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात है, कई हज़ारों साल पुरानी बात है। लिखने का पैटर्न नहीं था, वर्बली चीज़ों को सुनाने का पैटर्न था। वर्बली ये चीज़ों को बोलते थे और उससे फिर ये आगे सर्कुलेट होती थी। तो फिर 1808 में डाल्टन आए और डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी प्रपोज करी, और इनकी थ्योरी का जो फर्स्ट पोस्टुलेट था वो डेमोक्रिटस की बात पे था, जो ये था दैट एवरी मैटर कंटेन एन अनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एज एटम, यानी हर मैटर एक अनडिविजिबल पार्टिकल से बना है जिसका नाम क्या है, एटम। सेकेंड पॉइंट क्या था कि एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड, एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब ये लैंग्वेज कहां सुनी थी, ये सुनी थी हम लोगों ने एंटोनी लेवॉइसर के द्वारा दी गई थ्योरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर, दैट मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो इन्होंने उसको क्या बोल दिया कि एटम, क्योंकि मैटर बनाता है, एटम से ही मैटर बना है, इसलिए अगर मैटर को बनाया नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, तो एटम को भी बनाया नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? थर्ड पॉइंट इन्होंने हमें बोला कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट, यानी अगर आपके पास में कोई एक सेम टाइप का एलिमेंट है, जैसे कार्बन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी, हैव सेम प्रॉपर्टी। मतलब अगर मान लो आपके पास में एक बॉक्स भर के ऑक्सीजन है, एक बॉक्स के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन है और सिर्फ ऑक्सीजन है, तो उस बॉक्स में जितने भी ऑक्सीजन के एटम होंगे सब सेम होंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी हर प्रकार से, हर तरीके से सेम होगी, उनके बीच में कोई फर्क नहीं होगा। देन अगला पॉइंट उन्होंने बोला एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। कितनी अलग बात बोली इन्होंने, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली, जैसे हमको तो पता ही नहीं था कि जब सेम एलिमेंट के एटम सेम होंगे तो डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट होंगे, तभी तो वो डिफरेंट है। कार्बन के एटम ऑक्सीजन जैसे थोड़ी होंगे, तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन को देख रहे हो तो कार्बन का एटम अलग होगा, ऑक्सीजन का एटम अलग होगा। और लास्ट पॉइंट जो कि इनका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से मिलता जुलता था, वो ये था दैट व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन they always do so in a fixed proportion, यानी जब कभी भी दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन होंगे वो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे। जैसे कि अगर आप हाइड्रोजन के एटम को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करोगे तो वो हमेशा 2:1 के इसमें कंबाइन होंगे, तभी वाटर बनेगा। अगर आप कार्बन एक और ऑक्सीजन के दो एटम कंबाइन करोगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा लाइकवाइज। क्या बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ये कुछ पोस्टुलेट्स है किसके, डाल्टन्स के, जो कि उन्होंने एटॉमिक थ्योरी के लिए दिए थे। फटाफट जरा इन पॉइंट्स को नोट करो और अगर कोई डाउट आ रहा है तो अभी तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछो, लेकिन पहले इसको नोट करो। चलिए लिख लिया। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ने के बाद
जैसे ही 1808 में डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी आई, साइंस की फील्ड में हाहाकार मच गया, भूचाल मच गया, क्योंकि एक नई चीज हमें मिल गई, दैट इज एटम। जैसे अभी कोरोना हमें मिल गया तो कैसा हाहाकार मच गया है, सब लोग कोरोना कोरोना कर रहे हैं, वैसे उस समय सब लोग एटम एटम करने लग गए और होड़ मच गई एटम को और अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए। और अब जब सब लोगों ने देखा कि एक मैटर के पास मास होता है और वॉल्यूम होता है, तो मास होता है मैटर के पास, तो अगर मैं एक मैटर हूं और अगर मेरे पास मास है और डाल्टन कह रहा है कि मैं एक मैटर हूं और मैं एटम से मिलकर बना हूं, तो डेफिनेटली एटम में भी मास होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक दीवार बना रहे हो, तो इमेजिन करो एक दीवार जो है वो एक मैटर है, एक दीवार एक मैटर है, और वो जो एक एक ईंट उसमें लग रही है वो एटम है। तो इस दीवार में वजन है, तो इस दीवार में वजन आया कहां से? वो एक एक ईंट के जुड़ने की वजह से आया है, मतलब वो एक ईंट में भी कोई मास होगा। तो इसीलिए सबसे पहले जो होड़ मची पता लगाने की वो ये लगी कि हर एटम का मास क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक मास। डेफिनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, वी ऑल नो व्हाट इज एटॉमिक मास, इट इज द मास ऑफ एन एटम। एक एटम का जो मास होता है उसे ही एटॉमिक मास बोला जाता है। लेकिन एटॉमिक मास निकाले कैसे? देखो, आज इस दुनिया में, अभी के वर्ल्ड में हमारे पास में बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्निक होती है जिसे हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री बोलते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री बच्चों, ये टेक्निक बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है। मास स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं जो अभी इंडिया में ज़्यादा लेबोरेटरीज में नहीं है, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, कुछ आईआईटीज़ में, कुछ एनआईटीज़ वगैरह में है। हम लोग जब भी किसी कंपाउंड का मास पता करने की कोशिश करते थे तो हम उसके सैंपल को इन यूनिवर्सिटीज़ में भेजते थे। जैसे मैंने चंडीगढ़ में एक जगह भेजा था और एक सैंपल के मास को निकालने के लिए हमें 500 रुपये लगते थे। इस मास स्पेक्ट्रोमीटर की कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास होती है, समझ रहे हो? तो आज हमारे पास में से बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके आ चुके हैं कि हम किसी भी एक एटम का मास पता कर सकें। लेकिन एक बात समझो, जब 19th सेंचुरी की अगर अपन बात करें, ये जब डाल्टन्स वगैरह थे, 1800 से लेकर 1900 के बीच का समय जो था, वो जो 100 साल का समय था, उस टाइम पीरियड में आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इनके पास में ऐसी टेक्निक्स थी? नहीं। तो फिर ये लोग मास कैसे निकालते थे? तो उस समय क्या होता था, इन 19th सेंचुरी, अब हम लोग थोड़ा 19th सेंचुरी की बात करते हैं, जब ये सब चीज़ें ओरिजिनेट हुई इन 19th सेंचुरी, हम लोगों के पास में एटॉमिक मास ना होते हुए एक दूसरी टर्म हुआ करती थी जिसका नाम था रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या टर्म हुआ करती थी? रिलेटिव एटॉमिक मास। ना व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? यहां पर इस कंडीशन में साइंटिस्ट ने क्या बोला, दैट हम लोग एक्सपेरिमेंटल तरीके से एक एटम के हिसाब से दूसरे एटम का मास निकाल लेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो, आप एक फ्रूट सेलर हो, आप एक फ्रूट सेलर हो, बहुत आराम से इमेजिन करो, आप ठेला लेकर, वो जो रेडी वगैरह क्या बोलते हैं उसको, ठेला 4 पहिए वाला होता है, उसके ऊपर फ्रूट सजे हुए होते हैं, ठेला ही बोलते हैं हम लोग। ठेले पर आप लोग एक फ्रूट्स लेकर निकले, आपके पास बहुत सारे टाइप के फ्रूट्स हैं, आप अपने घर से बहुत दूर निकल आए हैं, मेन मार्केट में आ चुके हैं और आपके पास में फ्रूट्स हैं, लेकिन आपको अचानक याद आता है कि मेरे पास में तराजू नहीं है। डिजिटल बैलेंस तो मैं घर पे भूल गया हूँ, जो डिजिटल बैलेंस है वो मैं भूल गया हूँ, लेकिन सॉरी तराजू मेरे पास में है। तराजू कैसा होता है? तराजू कुछ ऐसा होता है, ये इस तरीके का उसके अंदर बैलेंस लगा हुआ होता है, ये इस तरीके का तराजू होता है हमारे पास में, और इस तराजू में इस तरफ एक इस तरीके का लगा हुआ होता है काट, है ना? एक सेकेंड, ये कुछ इस तरीके का होता है, ये इस तरीके का एक तरफ इसमें काट लगा हुआ होता है और एक इस तरीके से एक ये होता है, कुछ इस तरीके का आपके पास में तराजू होता है। तो आपके पास में तराजू है, लेकिन आप डिजिटल बैलेंस घर पे भूल गए हो, तराजू आपके पास में है, लेकिन तराजू बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया है, तो तराजू के जो वेट्स हैं वो भी हमारे पास नहीं है। वेट्स क्या होते हैं? वो ऐसे आपने देखा होगा, वो तराजू, ये जो सब्जी बेचने वाले होते हैं, इनके पास में इस तरीके के बाट होते हैं, एक 5 किलो का होता है, फिर एक इस तरीके का 2 किलो का होता है
है ना, इस तरीके के इनके पास में बाट होते हैं, 1 किलो का होता है, इस तरीके के जो वेट्स होते हैं, क्योंकि ये भी आप लोगों ने बहुत टाइम से यूज़ नहीं करा था, तो ये भी आपके घर पे रह गए। अब क्या करें, अब आपसे अगर कोई मांग ले कि भैया मुझे एक काम करो 4 किलो एप्पल दे दो, तो आप 4 किलो एप्पल कैसे दोगे? आप पपीता जो है वो किलो से बेच रहे हो, तो आप पपीता कैसे बेचोगे? प्रॉब्लम हो गई, डिजिटल बैलेंस भी नहीं, सिर्फ तराजू है लेकिन वेट नहीं है। लेकिन आपको याद आता है कि जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरे पास में एक तरबूज था, गोल मटोल तरबूज, और वो तरबूज को आपने ऐसे ही मस्ती मस्ती में डिजिटल बैलेंस पे रख दिया था, और उस तरबूज का जो वजन आ रहा था वो आ रहा था 12 किलो। इमेजिन करना, तरबूज का वजन कितना आ रहा था? 12 किलो। तो आपने क्या करा, उस तरबूज के 12 टुकड़े कर दिए। एक 12 किलो के तरबूज के आपने कितने टुकड़े कर दिए? 12 पीस कर दिए। अब एक बताओ, एक पीस का कितना वजन होगा? 1 kg। तो ये लो आपके बाट, आपके वेट, आपके जो वेट्स है वो तैयार हो गए। अब अगर आपके पास में कोई आकर बोलता है कि मुझे 4 किलो एप्पल दे दो, तो आप क्या करोगे? तराजू के एक हिस्से में वाटरमेलन के 4 टुकड़े रखोगे, 1 2 3 4, और उसके अपोजिट आप यहाँ पर जो भी आपके एप्पल्स है वो आप रखना स्टार्ट करोगे, और जितने भी एप्पल्स आएंगे आप उतने एप्पल्स यहाँ पर इस तरीके से रख दोगे, और आप बोलोगे ये आपके 4 किलो एप्पल हो गए। क्या ये बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेइंग। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेइंग। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? रिलेटिव वेइंग। और पुराने जमाने में यही होता था, एक्सपेरिमेंटल तरीकों से एटॉमिक मास निकाले जाते थे। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में 19th सेंचुरी क्या करा जाता था? हाइड्रोजन, क्योंकि सिंपलेस्ट एटम था, हाइड्रोजन बीइंग simplest was given mass is equal to 1। हाइड्रोजन के मास को सिंपलेस्ट होने की वजह से क्या दे दिया गया था? 1 बोल दिया गया था कि हाइड्रोजन का मास 1 है। अच्छा, 1 के साथ साथ एक बात ध्यान रखना, इसकी कोई यूनिट नहीं थी, बस 1 बोल दिया था कि ये कितना है? 1। अब एक्सपेरिमेंटल वे से, जैसे मान लो हाइड्रोजन के सामने लेट्स से ऑक्सीजन आ गया, तो एक ऑक्सीजन के एटम के लिए इनको 16 हाइड्रोजन की लेट से जरूरत पड़ती थी। तो 16 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 16 हाइड्रोजन का मास 16, तो ऑक्सीजन का मास ऑटोमेटिकली कितना हो जाता? 16। तो इस तरीके की ये ट्रिक यूज करते थे। कब? इन द 19th सेंचुरी। क्या बात समझ में आई? लेकिन प्रॉब्लम ये होने लगी धीरे धीरे कि जब ये एक्सपेरिमेंट करते थे और हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते थे, हाइड्रोजन बीइंग वेरी रिएक्टिव, ये कई बार दूसरे एटम के साथ रिएक्शन कर जाता था। कई बार क्या होता था कि ये दूसरे एटम्स के साथ रिएक्शन में चले जाता था। सो देयरफॉर आफ्टर सच इश्यूज कार्बन 12 मतलब कार्बन का 12 आइसोटोप was used in place of हाइड्रोजन की जगह कार्बन 12 आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाने लगा, बिकॉज इट इज वेरी स्टेबल। ये क्या होता था? बहुत ज़्यादा स्टेबल था। बहुत ज़्यादा स्टेबल होने के साथ साथ एकदम से रिएक्ट करने की कंडीशन में नहीं आता था। इस वजह से इसको अब हम लोगों ने यूज़ करने लगे, काहे के लिए? रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए। मतलब अब हम लोग अगर किसी भी एटम का हमको मास निकालना होगा तो हमें एक तरफ कार्बन 12 को लेकर चलना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई हम लोगों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं? इतनी चीज अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? तो पहले जरा इतने पे फोकस कर लो, फिर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करवाने आपको, तो पहले जरा इतना नोट कर लो। हो गया? चलो, इतना समझने के बाद अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, जब हम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया कि कार्बन की मदद से सारा काम करना है, तो एक बार साइंटिस्ट ने जो भी उस समय वर्क कर रहे थे पूरी ताकत लगाकर यह बात पता कर ली कि जो कार्बन का एटम होता है, कार्बन 12 आइसोटोप का जो एटम होता है, 1 एटम, हाँ हम एक एटम की बात कर रहे हैं, उसका मास 1.9954
इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स होता है। ये हमें पता चल गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? और एक बात और हमें पता चली कि कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन से 12 गुना ज्यादा हैवी है। हाइड्रोजन से 12 गुना ज्यादा हैवी है, मतलब अगर कार्बन का एक एटम लेते थे तो हाइड्रोजन के 12 एटम रखने पड़ते थे। सो देयरफॉर 1 कार्बन के एटम को एक और यूनिट दे दी गई, दैट इज 12। यानी एक कार्बन के एटम का मास कितना दे दिया गया? 12। और एक यूनिट डिस्कवर की गई, एक नई यूनिट का नाम हमारे सामने आया जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास यूनिट, AMU। और कई कई जगह पर यू भी यूज करते हैं जिसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास मतलब कि कोई भी ग्राम व्राम कुछ भी नहीं होता, बस AMU, मतलब ये मान लो एक यूनिट है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं? तो कार्बन एटम में एक एटम का मास होता है 1.9954 × 10⁻⁻23 और कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 AMU। अच्छा, तो फिर साइंटिस्ट से ये पूछा गया कि क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि 1 AMU मतलब क्या? तो 1 AMU का मतलब 12 को इधर ले जाओ, मतलब 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम के मास का 1/12 पार्ट, ये 1 एटम का 12th होना चाहिए। तो एक एटम के मास का 1/12, तो एक एटम का मास कितना है? 1.9954 × 10⁻⁻23 अपॉन 12। तो जब इसको डिवाइड किया गया तो वैल्यू आएगी 12, यानी 1.66 × 10⁻⁻, यानी ये इसके बराबर है। यानी 1 AMU, व्हाट इज 1 AMU? 1 AMU इज नथिंग बट 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के एक कार्बन एटम का जो मास होता है, एक कार्बन एटम का जो मास होता है उसका 1/12 पार्ट 1 AMU के बराबर होता है। ठीक है, तो कार्बन एटम के एक एटम का मास कितना है? 1.9954 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 12। तो ये वैल्यू आ गई 1.66 × 10⁻, इतना। ये काय में वैल्यू आ गई आपकी? ग्राम्स में, क्योंकि 1 एटम का जो मास होता है वो भी काय में था? ग्राम्स में था। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इसका एग्जाम्पल अपन हाइड्रोजन के साथ देखते हैं। हाइड्रोजन के 1 एटम का मास होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो अब अगर मैं इस हाइड्रोजन के 1 एटम के मास को अगर AMU में ले जाऊं तो कैसे ले जाऊंगा? देखो, तो हाइड्रोजन का मास 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम्स एंड 1 AMU मतलब 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो देखो, ग्राम से ग्राम्स कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, ये जाएगा 1.0078 और ये 1 AMU की आपकी वैल्यू हो गई। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस 1 AMU की मदद से अब हम लोग दुनिया के सारे एलिमेंट्स के मास निकालना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से एटॉमिक मास वगैरह कैलकुलेट किए जाते थे, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला जाता था। आप लोगों को इसमें से कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, कुछ भी नहीं रटना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता था। आप लोगों को बस ये बात ध्यान रखनी है कि 1 AMU क्या होता है? 1 AMU का मतलब होता है एक कार्बन एटम के मास का 1/12 हिस्सा जो होता है वो 1 AMU कहलाता है। मतलब एक पिज्जा है, एक पिज्जा के 12 टुकड़े अगर मैंने करे इस तरीके से, तो एक टुकड़ा 1 AMU होगा। बस ये बात ध्यान रखना। कार्बन एटम का मास इतना होता है तो उसका 1/12 पार्ट इतना होता है। तो ये 1 AMU की वैल्यू आप चाहें तो याद रखें, अदरवाइज आपको किसी भी आइटम का मास याद रखने की जरूरत नहीं है। वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। और ये AMU में हम लोग क्यों लेकर गए, जरा इस चीज को भी समझो। AMU की क्यों जरूरत पड़ी? अब एक बात समझो, आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो, उसमें हाइड्रोजन का मास ये दे रखा है 1.67 × 10⁻⁻24। क्या ये यूज करना आसान है कि हाइड्रोजन एटम का ये वाला मास
अच्छा ये नेग्लेक्ट कर दो तो 1 AMU, ये यूज करना आसान है। 1 यूज करना आसान है कि ये यूज करना आसान है? ऑब्वियसली 1, इसलिए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इजी करने के लिए हम लोग 1 AMU का इस्तेमाल करते थे। जब हमको चीज इजी करनी है तो हम लोग क्यों बड़ी बड़ी वैल्यूज याद रखें? ठीक है, क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं? सिमिलरली ऑक्सीजन का मास 15.99 AMU, सोडियम का मास 23 AMU, क्लोरीन का मास 35.5 AMU एंड सो ऑन। तो इस तरीके से फिर हम लोगों को सारे मास मिलते गए एंड दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। क्या ये चीज क्लियर है? तो प्लीज जरा इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ लो, ठीक है? अच्छा एक बात समझते हैं, आज का वीडियो हम लोग यहीं खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग एटॉमिक मास के साथ साथ मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, इन सारी चीजों की बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। बट तब तक के लिए इतना ही, इतना अच्छे तरीके से नोट कर लो। कोई दिक्कत हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे गाइस।